क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, भारतीय संविधान। आखिर संविधान को बनाना क्यों इतना ज़रूरी था? आखिर संविधान हमारे देश में बना ही क्यों? क्या बिना संविधान के हम लोग नहीं चल सकते थे? हाँ, चल सकते थे। वैसे कहते ना, एग्जाम्पल देते ना, बिना सर पैर की बात, है ना। तो बिना सर पैर वाला बात जो होता है ना, वो इसने होता है। तो बिना सर पैर वाला, वही बिना संविधान वाला देश, बिना सर पैर वाला आदमी, बिना सर पैर वाला बात, उसके बराबर हो जाएगा। तो संविधान बनाना इतना ज़रूरी इसीलिए था ताकि हम तरीके से अपने चीज़ों को सरवाइव कर सकें, अच्छा और बुरा समझ सकें, कौन सी चीज़ें गलत है और कौन सा चीज़ सही, ये डिसाइड कर सकें। ठीक है, इसीलिए हमारे नेताओं ने मिलके संविधान का निर्माण किया। जी हाँ, संविधान का निर्माण किया। तो हमारा जो संविधान है वो कहलाता है भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो ये जो भारतीय संविधान आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन भैया, इसको हम वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे सब पढ़ते हैं। ना तो हम रट्टा मारने वाले हैं, ठीक है, और ना तो हम बस पढ़े जा रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? तो एकदम अपने फॉर्म में, अपने एग्जाम्पल को लेते हुए, हमारे लिए पॉलिटी ना, एग्ज़ाम तो ज़रूरी है ही, एग्ज़ाम में निजी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? हाँ, तो वो ऐसे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा घटना हो रहा है जो आपसे संबंधित है, जिसको आप चाहते हैं कि वो ना हो, या फिर अगर कुछ हो जाए तो आप उसको सुलझाना चाहते हैं, या तो आप न्याय चाहते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप कहीं ना कहीं पॉलिटी के अंदर देखेंगे कि उसका निष्कर्ष कैसा है। आप किसी चीज़ को करते हैं तो क्या आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में ए से लेके जेड तक लिखा है। कितने सारे पार्ट हैं, कितने सारे भाग हैं। चलिए धीरे धीरे हर एक पन्ने को खोलते हैं। चलिए, तो संविधान जो है हमारा, ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमारा जो बैच आ रहा है, हाँ भैया ज़रा अपना भी प्रमोशन कर लें। बैच जो आ रहा है वो 11 जुलाई से, जी हाँ, जिसका फ़ी पर सब्जेक्ट रखा गया है 99। ज़्यादा डिटेल में बतियाना है तो इधर फ़ोन लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा चैनल तो जानते ही हैं, नाम भी सबको पता ही होगा, है ना। ये हमारा नाम है भैया। चलिए, मनीष रमन। चलिए शुरू करते हैं कहानी अपने पॉलिटी का। कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किताब में इतना लेंदी होने की वजह से हम उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। चलो, भारतीय संविधान, ये कहानी पूरा लिखा है भैया। भारतीय संविधान बना कैसे, है ना। तो भारतीय संविधान ऐसे बना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम तो आपने सुना ही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में जब हमारे देश में इंटर करती है, हमारा देश में आती है, उस समय जो हमारा राज्य व्यवस्था था, कहीं ना कहीं राजा के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। ठीक है, और उस समय ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, कि हिस्ट्री में हम नहीं घुसेंगे, हम पॉलिटी तक ही रहेंगे। हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब हिस्ट्री में घुस जाएंगे। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उसका कहना था कि हम इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है भैया, कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन उसका मनसा व्यापार करना तो था ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कब्जा करना था, है ना। ऐसे नहीं कहते हैं, ट्रेन में जब भीड़ भाड़ पूरा एकदम खच भरा रहता है, कहते हैं भैया तनी, हाँ तनी, ये तनी सुन जब बैठते हैं तो हाँ, यह टेल रहे हैं, टेल के और तनी बैठ गए, और तनी मिला तो तनी पसर गए, या आधा 1 घंटा बाद तो फिर कहना ही नहीं है, फिर तो उस सीट अपना ही था, है ना। तो वैसा ही कुछ ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा जाता है, और ये धीरे धीरे इंडिया पे अपना राज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। चलिए देखते हैं।
इसमें 3 फैक्ट्स जो कि आपको पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड। ये है क्या भैया? तो ये कानूनी दस्तावेज है। ये जो हमारा संविधान है ये क्या है? तो कानूनी दस्तावेज है। एक क्या है? तो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो कानूनी दो डॉक्यूमेंट है। हाँ, तो ये जो है ये क्या है? तो कानूनी दस्तावेज है। चलिए, दूसरा सबसे बड़ा बात कि ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो चलाया जाएगा राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा। सीधा समझ लीजिए, हमारे मंत्रियों के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस समय इन्होंने ही बहुत लड़ाई किया था। लड़े थे हम लोग भी, मतलब हमारे पूर्वज भी लड़े थे, लेकिन उतने समझदार नहीं थे, वो पीछे ही रह गए, नेता बन ही नहीं पाए, है ना। तो फिलहाल राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये जो होगा वो किसके लिए होगा? तो किसके लिए अगर बात कर रहे हैं, अरे यार तुम कहाँ हिल रहे हो बात। और ये होगा किसके लिए संविधान? तो संविधान होगा जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। तो कहानी इतना आपको समझ में आ गया। 3 पॉइंट। हमारा जो संविधान है वो कानूनी दस्तावेज है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा चलाया जाएगा और जनता शासित होगी। कौन करेगी शासन? जनता। अगर जनता के पास नॉलेज है, अगर वो पॉलिटी का अच्छा खासा ज्ञान रखती है, तभी वो शासन कर पाएगी। अन्यथा देश के नेता तो शासन कर ही रहे हैं। उनको चलाने के लिए दिया गया है, ना कि शासन करने के लिए। शासन तो हमारा ही होगा अगर हम उतना जानकार होंगे तब। लेकिन भैया यहाँ फुर्सत कहाँ है पॉलिटी पढ़ने का, है ना। 14, 15, 16, 18 होते होते लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं वो हमको भी पता है और आपको भी पता है ना। तो फिलहाल यही सीन है कि ये जो कानूनी दस्तावेज है, ये हमारा भारतीय संविधान है, वो इतना अच्छे, इतने प्यारे तरीके से बनाया गया है कि जो व्यक्ति इसको एक बार पढ़ता है वो कहीं ना कहीं देश से प्रेम करता है, अपने समाज से प्रेम करता है, अच्छे और बुरे चीज़ों को समझता है। कहते हैं ना, स्पिरिचुअल बुक में अगर हम बात करें तो भगवत गीता का नाम बहुत ही सर्वोपरि रहा है ना। तो जो पढ़ेगा वही तो जानेगा कि हाँ उसके अंदर क्या है। जो पढ़ेगा ही नहीं वो तो बस भ्रम में ही जीवन अपना काट लेगा, है ना। तो इसलिए हमारा संविधान जो है वो कुछ लिखित संविधान है और कुछ जो है अलिखित संविधान है। इसको भी 2 पार्ट में देखते हैं। लिखित जो है वो हमारा भारत देश, है ना, भारत देश का लिखित संविधान। और ये जो है अलिखित संविधान जो कि कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो संविधान का 70% भाग है, 70% हिस्सा, वो पता है आपको? ये देखिए यहीं पे लिखा है 1935। जी हाँ, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत 70% संविधान वहाँ से लिया गया है। ये 70% संविधान 1935 के अंदर, 1935 के अंदर ये भारत शासन अधिनियम से 70% संविधान बनाया गया है। तो भैया बाकी 30%, तो बाकी का जो 30% है वो हमने कहीं ना कहीं बाहर से, जी हाँ, या कह सकते हैं विदेशों से अडॉप्ट किया है। ये क्या होता है भैया? तो हमरा तुमरा वाला चीज़ अच्छा लगा, तुम जो ऐसे 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 करके बनाए हो ना, वो हमको अच्छा लगा, हम ऐसे ही बनाएंगे। तुम जो ऐसे घर चला रहे हो ना, वो भी हमको अच्छा लगा, हम ऐसे घर चलाएंगे, है ना। तो यही चीज़ संविधान बनाते समय बहुत सारे देशों का रिसर्च किया गया, देखा गया कि हाँ इस देश को इतने अच्छे से तरीके से चलाया जा रहा है, तो वहाँ का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अच्छा है, वो हम एक्सेप्ट कर लिए, है ना। हम जो एक्सेप्ट किए तब कुछ समझदार लोग इस पे भी क्रिटिसाइज किए। क्या भैया? कि तुम्हारा संविधान तो उधार का संविधान है, तुम्हारा संविधान तो चुराया हुआ संविधान है, तुम्हारा संविधान तो मांगा हुआ संविधान है। उस पे बहुत अच्छा एक कह सकते हैं जवाब दिया गया। ठीक है, कि अगर अच्छाई अगर कहीं हो रही है तो उस अच्छाई पर किसी एक व्यक्तित्व का या एक साम्राज्य का हक नहीं हो सकता। जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब पे लागू होती है और सब लोग वो अच्छे काम को करना चाहते हैं, इसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता।
हमें वो 30% पार्ट बहुत सारे देशों का अच्छा लगा और हमने एक्सेप्ट किया, हमने उस चीज़ को अप्लाई किया कि हमारे देश में भी वो कानूनी व्यवस्था हो, वो तरीका हो, वो सलीका हो, जिससे हमारा देश भी अच्छे तरीके से चल सके। तो इसमें गलत क्या है भैया, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ना, उन लोगों को तो लगे मिर्च, है ना। आगे हम देखेंगे कि इसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी कितना बढ़िया स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस 1773 की कहानी, 1773 से ही हमारी कहानी शुरू होती है। जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो धीरे धीरे साम्राज्य उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे कहें तो ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन को ऐसा फील होने लगता है कि भैया ये तो अब धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा कर रही है, और कब्जा तो इतने बड़े रूप में कर रही है कि कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन को भी उससे प्रॉब्लम हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। अच्छा भैया, तो ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो वहां से ब्रिटेन से इस कानून को लगाया जाता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। नाम में ही क्लियर है, आप चीजों को एकदम आराम से समझेंगे ना, एकदम आसान है भैया, इतना आसान है ना, एक बार दबा के पढ़ लो ना, फिर एग्जाम क्या तुम्हारा कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा आया, ये रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इस चीज को लाया गया, जो आया कब? 1773 ईस्वी में। कहानी यहां तक आपका खत्म। आगे की बात करते हैं 1946 की, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे और देखते हैं क्या हुआ। देखिए, यहां जब आप देख रहे हो तो यहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्मारक दिख रहा है भैया। क्या है ये? तो ये स्मारक जो है, ये स्मारक नहीं बल्कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, जी हाँ 1773 में हमारा आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, उसी के तहत 1774 में अगले ही साल कह सकते हैं कलकत्ता में, जी हाँ कहाँ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब किया गया? तो 1774 में किया गया। इसके अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। कौन थे? एलिजा इम्पे इनका नाम था। नाम बहुत बार पूछा गया है, इनका नाम था एलिजा इम्पे। बहुत अच्छा। अब ये एलिजा इम्पे के साथ 3 और जज थे। कितने और जज थे? 3 और जज थे। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं कि 1757, जी हाँ, और 1764, ये दोनों डेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं हमारा नींव रखाया, वो लड़ाई हुआ, उनका वर्चस्व बढ़ा। ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है? प्लासी की लड़ाई। और 1764 में बक्सर की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज का बहुत ही अच्छा दबदबा इंडिया पे हो जाता है। वो कहीं ना कहीं पूरा साम्राज्य जो है उनके कब्जे में आ जाता है। ठीक है, और ये 1757 की लड़ाई, उसके बाद हम लोग 100 सालों के बाद 1857 का विद्रोह भी पढ़ेंगे, और वहाँ से भी हम अपने आप को थोड़ा सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो जाता, लेकिन नेताओं के कारण और हमारा नॉलेज, हमारा एजुकेशन जो हमारा था वो बहुत कम था। ठीक है, जिसकी वजह से, नॉलेज कम तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे थे। इतना ना क्राइसिस अंग्रेज ने कर दिया था कि हम लोग उठ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, जब भी उठना चाहते तो कहीं ना कहीं गिर जाते थे। ठीक है, हमारा सर पैर हाथ सब एकदम तोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से हमें थोड़ा और समय लगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई। ये देखिए, आप यहीं लिखा होगा। अंग्रेज द्वारा जीत जाने के बाद बंगाल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, और इसी शासन के अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज के समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए। भारतीय संविधान विकास की सीढ़ियां बनते रहा। इसी तरीके से हमारा संविधान का भी विकास हुआ। अंग्रेज के द्वारा भी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें लाई गई, जो इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा कलकत्ता बन गया जी उच्च न्यायालय, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, जो अभी फिलहाल जो है वो हाई कोर्ट के फॉर्म में ही है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट तो चला गया कहाँ? दिल्ली के अंदर। चलिए, ये कहानी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये क्या है? तो ये है हमारा, ये देखिए, हाँ, ये इंडिया में ये एक छोटा सा जो ऐसे पार्ट देखते हैं जो अब हमारे इंडिया से क्या है, अलग है, जिसका नाम क्या था? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार भारत से अलग किया गया। ये कब किया गया? तो देख सकते हैं ये कब किया गया? 1935 के अंदर। जी हाँ,
1935 35 के अंदर इसको किया गया। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है आरबीआई की स्थापना, वो भी 1935 के अंदर ही की गई। जी हाँ, 1935 के अंदर। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण काम हुए 1935, है ना। चलिए तनी आगे चलते हैं। देखिए 1946 जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डेट है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ठीक है। ये तीनों कहानी 1946 की ही है। 9 दिसंबर 1946 का हमारा पहला जो है संविधान बनने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। और उस मीटिंग में बुलाया तो सबको जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम लीग जो था, एक जो चाहती थी कि पाकिस्तान बने, इंडिया से अलग एक देश हो, वो इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। और इस दिन हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। इस दिन कह सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है भैया। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर को उनको बनाया जाता है, वो भी अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और 13 दिसंबर को अध्यक्ष, तो भैया अध्यक्ष अस्थायी तो बना ही गया, अब क्या दिक्कत है, 13 को फिर किसी को बदलोगे क्या? तो नहीं। इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को बन गए और जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, ये 13 तारीख को अपना प्रस्ताव जो है वो पारित करते हैं। ये तीनों डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जी हाँ। और वही 3 डेट है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, जिसमें ये कार्यक्रम चला। और बहुत मुश्किल से ये हो पाया, है ना कहीं पाकिस्तान 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 के बारे में ना जितना गरिया लो कम है। मतलब उसका जो निर्माण हुआ है ना, वो कह सकते हैं, कहते हैं ना कि एक विष और अमृत, जब हमारा समुद्र मंथन चल रहा था तो विष हुआ, अमृत हुआ, है ना। तो वो विष जो कहीं ना कहीं था, वो विष भैया चला गया उधर। हमारे यहाँ तो शिव जी पी गए, लेकिन वो जो विष था वो यहाँ पे कोई पीने वाला था नहीं, वो विष चला गया उधर। और हमारा जो अमृत था, हम अच्छा और बुरा नहीं कर रहे, ये कहने वाली बात क्या है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आज 70 सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी कौन कहाँ तक है। हम लोग चांद पे पहुँच गए, भारत कहाँ कहाँ पहुँच गया, ठीक है। और वो आज कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर संविधान सभा के अंदर 389, जिसको कहते हैं नवासी, 389 क्या थे, तो कुल संख्या थी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासत के थे और 4 जो थे वो कमिश्नर थे। इसको मिलाकर कितने लोग थे? 389 लोगों ने उसमें भाग लिया, ठीक है। चलिए, तीनों डेट आपको आई होप कि याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो हम आपको आगे याद कराते चलेंगे। बहुत आसान है। अरे देखो, आ गया फिर से। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ये 2-2 दिन के बाद ये डेट आया। 9 दिसंबर को क्या हुआ भैया? तक कुछ नहीं हुआ। संविधान सभा में सबको बुलाया गया, अब बोला गया कि भैया अब संविधान बनाना है। ठीक है जी, बनाना है, लेकिन संविधान बनाना है तो आधा आदमी पहुंचा, आधा गायब है, तो संविधान कैसे बनेगा? अध्यक्ष कैसे चुनल जाएगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद, जी हाँ, किनका नाम आता है? पहला बैठक हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्यों? क्योंकि चाचा जो हैं बहुत वरिष्ठ हैं, है ना, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, इनको ही बैठा दिया जाए। तो भैया बैठा तो दिया गया, इतने ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो कि भैया वो संभाल ही नहीं पा रहे। तो अगले 2 दिन बाद ये डिसाइड किया गया, नहीं, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाना चाहिए। क्यों? वो थोड़ा सा यंग हैं, वो मतलब काम करते हैं, फुर्तीले हैं, कुछ ना, समझ रहे ना। तो इस हिसाब से 9 तारीख और 11 तारीख पे ना ये क्वेश्चन बहुत अराइज करता है, कौन कन्फ्यूजन के कारण।
डॉक्टर सच्चिदानंद को कब बनाया गया? तो 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को पहला जिस दिन बैठक हुआ, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सत्यानंद सिन्हा को। उस क्यों बनाया गया? क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। क्यों भैया? तो भैया ये थोड़ा सा हाँ संभाल सकते थे, ठीक है, अस्थाई बनाया गया कि हाँ अब ये सॉलिड आदमी मिले हमको, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं अस्थाई अध्यक्ष चुनने के बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। और वो कौन पारित किए? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इनको कौन नहीं जानता और क्यों नहीं जानता? अगर नहीं जानते हैं आप तो बहुत मुश्किल है आपके लिए पॉलिटी समझना। ये सब हमारे धरोहर हैं। जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप जानते किसके बारे में? ठीक है, अगर आप अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जानते किसके बारे में हैं? बस आपकी ज़िंदगी चल रही है, बस ऐसे ही चल रही है, कट रही है, ना आगे का पता ना पीछे की कहानी आपको पता। तो फिर आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? कौन सी ज़िंदगी आप जी रहे हैं? तो इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, चलिए तो तनिक आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ महान हस्ती जिनको कौन कौन सी समितियां संभालने के लिए दिया गया, कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। उससे 2 दिन पहले जो अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, कह सकते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष भी उनको बनाया गया। चलिए अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्रारूप समिति। जो प्रारूप दिया गया वो किनके द्वारा दिया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका नाम कौन नहीं जानता। हमारा संविधान अगर बना है तो कहीं ना कहीं उनका 90% श्रेय जो है वो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को जाता है, ठीक है। अभी रिसेंट में ही अंबेडकर जयंती हुई थी और काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया गया, और जितना प्यार हम इनको दे सकते हैं उतना हमारे लिए कम होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, प्रांत की अगर हम बात करें तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले एक बहुत सख्त, जिन्होंने इस देश के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मर्ज किया और हमारा इतना खूबसूरत भारत देश का निर्माण किया, जिसको आज हम गर्व से बोल सकते हैं अखंड भारत। जी हाँ, और ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन है कि वो आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद छोटे छोटे प्रांतों को, छोटे छोटे रियासतों को बहुत ही मुश्किल से मनवा के अपने देश के साथ, अपने भारत के साथ एक साथ इकट्ठा करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बूंदी बूंदी का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको हम ऐसे ऐसे बना के लड्डू बनाते हैं। मेरी बिटिया बड़ा अच्छा लड्डू बनाती है, 1 साल की हो गई है और बहुत खूबसूरत लड्डू बनाती है। मतलब कुछ भी दे दीजिए बस लड्डू बना देना है उसको, रोटी दे दीजिए लड्डू बना देगी, है ना, खीर दे दीजिए लड्डू बना देगी। हाँ, तो उस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड भारत का निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको कौन नहीं जानता। संघ से अगर कोई भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ समिति के अध्यक्ष बने। अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रध्वज की, तो राष्ट्रध्वज के लिए हम कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेहरे, इसके साथ साथ और भी धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आगे चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो बैच है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसका फीस रखा गया है 999। जी हाँ, 999। ऑटोमेटिक देखिए कलर ही चेंज हो गया। इस 999 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 999 जो फीस लग रहा है, इसमें अभी कुछ बच्चों के लिए ये जो फीस लग रहा है वो मात्र 99 लग रहा है। जी हाँ, ये आपका 999 जो है उसको कुछ दिनों के लिए, आप अगर 11 तारीख से पहले अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो फ़ी देना होगा वो 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। जी हाँ, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं आप 99 के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अभी जो चल रहा है वो @99 के अंदर ये बैचेज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देर कर रहे हैं, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम कोई भी हो, पॉलिटी आपको एक ही पढ़ना है, ठीक है। आप जो ये घूमते फिरते हैं ना, ये वो, आपको ऑल बैचेस भी मिल जाएगा। ऑल बैचेस 299 के अंदर है। जी हाँ, ऑल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑल सब्जेक्ट आपको 299 के अंदर मिल रहा है। किसी तरह का जानकारी चाहिए आपको, फटाफट उठाइए, फ़ोन लगाइए हमरा, है ना, हम ही बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। और वीडियो देखे खातिर तहार लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पढ़म वो समझ ला, वो अभी कुछ ही दिन पहले मांझी जब पहाड़ तो रहे हैं ना, वहीं गए थे, हाँ वहीं। और वहाँ से कुछ देख के, वहाँ से कुछ सीख के, वहाँ से कुछ इंस्पायर होके, बिहार में पोटेंशियल बहुत है, बिहार के लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उस पोटेंशियल को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। उस पोटेंशियल को जिस दिन मिल गया ना एनर्जी, पावर, उस दिन क्या करेगा बिहार, ये आपको भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो उसी जज्बे के साथ आपका ये बैच शुरू करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा और कितना बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम और आप दोनों मिल के कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन बैच है। ऑफलाइन में तो मैंने अब तक झंडा गाड़ रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब ऑनलाइन में भी ये झंडा आप लोगों के मेहनत और आप लोगों के विश्वास के साथ हम खरे उतर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।